देखिए 7 सेकंड रिपोर्ट में सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से। आज उनका दौरा है और ऐसे में काशी वासियों के लिए ढेर सारी योजनाओं परियोजनाओं का पिटारा खुलने वाला है। कुल 23 ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण या तो शिलान्यास होना है, लेकिन इसके अलावा लोगों का ध्यान खींच रहे हैं वहां लगे बैनर पोस्टर, खासकर एक खास तरीके का पोस्टर। एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में राम मंदिर, तीसरे हाथ में जनधन योजना और इसी तरह 10 अलग अलग हाथों में पीएम मोदी की 10 उपलब्धियों वाला ये पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम आज बनारस आ रहे हैं, लिहाजा ऐसे पोस्टर बैनरों से पूरा शहर पटा हुआ है। तैयारी पूरी हो चुकी है, अब इंतजार है तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री जी के 10 हाथों वाला बैनर लगा करके उनकी योजनाओं को और उनकी क्षमता को प्रदर्शित करने का काम किया। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र को लगभग 6600 करोड़ की योजनाओं का तोहफा देने वाले हैं, जिसमें 380 करोड़ की लागत से तैयार सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सारनाथ में गरीबों के लिए योजना, सीपेट और लालपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में छात्रावास। इसके अलावा 2870 करोड़ की लागत से बने लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन, 4 करोड़ की लागत से बने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर एसपी, जीएनएसजी कमांडो समेत एटीएस और अर्धसैनिक बलों और पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आइए आपको महाराष्ट्र लिए चले, जहां पर मुंबई में एक होटल में महाविकास आघाड़ी विपक्षी दलों की बैठक होती है। इस बैठक में 8 घंटे तक चर्चा, लेकिन किसी भी तरीके की सीट शेयरिंग पर लगता है सहमति नहीं बन पाई। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो ढूंढ निकाला गया है। बैठक पर बैठक हो रही है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में अब तक सीटों का फॉर्मूला अंदर खाने फिट नहीं बैठ पा रहा। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एमवीए में 288 में 260 सीट पर सहमति बन गई है, लेकिन बची हुई 28 सीटों पर पेच फंस गया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस विदर्भ में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 4-5 सीट देने के पक्ष में है, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट विदर्भ की 8 से 9 सीट पर दावा ठोक रहा है। इधर अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की 12 सीटों पर दावा ठोककर महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। एनडीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं, कम से कम सम्मान की तरह। इधर अगर बात महायुति यानी कि एनडीए की करें तो सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। कुल 288 सीटों में से बीजेपी 150 प्लस, शिवसेना शिंदे गुट 70 प्लस और एनसीपी अजीत गुट 60 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और झारखंड बीजेपी की बात करें तो 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है और अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखें तो यहां पर 18 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको दोबारा टिकट मिली है। उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं 60 सेकंड के भीतर। झारखंड में इस बार बीजेपी एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ रही है। इस बार आजसू, जेडीयू और एलजेपी-आर के साथ गठबंधन किया है। समझौते के तहत कुल 81 सीट में से बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने टिकट बंटवारे में सभी समीकरण साधने की कोशिश की है। बीजेपी 2019 में 25 सीट जीती थी, जिनमें से 18 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है, 2 विधायकों की सीट बदली गई है, 11 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। 2019 के बाद सियासी समीकरण काफी बदला, कई नेताओं ने दल बदल किया। बीजेपी में शामिल बाहरी उम्मीदवारों को टिकट मिला है। जेवीएम से आए बाबूलाल मरांडी, जेएमएम के चंपई सोरेन, लोबिन हेब्रम, सीता सोरेन को टिकट दिया है। तो निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव और कांग्रेस से आई गीता कोड़ा को एनसीपी से आए कमलेश कुमार को टिकट दिया गया। बीजेपी की लिस्ट में परिवारवाद की भी झलक दिख रही है। चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू को टिकट दिया गया है। और देखिए केरल के वायनाड में उपचुनाव होना है और यहां पर प्रियंका गांधी के सामने बीजेपी की ओर से नव्या हरिदास ताल ठोक रही हैं। रही बात प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन की तो 23 तारीख को होना है, जहां पर राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, बीजेपी से नव्या हरिदास और एलडी सत्ताधारी एलडीएफ से वरिष्ठ नेता सत्यन मोकेरी, ये वो 3 नाम हैं जो वायनाड के रण में एक दूसरे को सीधे चुनौती देने वाले हैं। मंगलवार को चुनाव आयोग ने वायनाड में उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान किया था, जिस पर लगभग सभी पार्टियों ने अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है। नव्या हरिदास पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं।
KMCT इंजीनियरिंग कॉलेज, कालीकट विश्वविद्यालय से 2007 में बीटेक की डिग्री हासिल की। कोझिकोड से निगम पार्षद हैं और वर्तमान में फिलहाल बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य महासचिव के पद पर हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर इस बार चुनाव त्रिकोणीय माना जा रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा हैं, जबकि नव्या हरिदास बीजेपी के लिए एक युवा और जोशीला विकल्प मानी जा रही हैं। बहरहाल मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आइए बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जो अपडेट है वो आपको बताएं। यहां 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, 3 की तलाश अभी भी की जा रही है, लेकिन बड़ा टर्न कह सकते हैं। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिसान ने एक पोस्ट शेयर किया और उस पोस्ट ने अब हर किसी को अट्रैक्ट किया है। क्या है इस पोस्ट में, देखिए आप। बुज़दिल जलाए करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार देते हैं गीदड़ भी शेर को। अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जिशान सिद्दीकी का ये ट्वीट मन के अंदर उमड़ रही भावनाओं का ज्वार है, जिसे जिशान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इधर बाबा सिद्दीकी केस में पुलिस की टीम लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। अब तक पुलिस 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 3 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इधर एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान ने साफ साफ कह दिया कि वो किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगेंगे, जिस पर एक बार फिर बिश्नोई समाज नाराज हो गया है। बिश्नोई समाज ये चाहता है कि भाई जो उसने गलती की है, उस गलती की उसको माफी मांगनी चाहिए। कांकड़ी वही इलाका है जहां काले हिरण का शिकार हुआ था। स्थानीय लोगों ने कहा कि एक नहीं 3 हिरणों का शिकार किया गया। यहाँ 3 मारे, रात के 1:30-2 बजे की बात है। यह इनकी समाधि यहाँ दी हुई है। इधर पुणे में एक आभूषण कारोबारी को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें इसे भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताते हुए करोड़ों की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। आइए बिहार की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा का तीसरा दिन पूर्णिया में वो करने वाले हैं पदयात्रा। लेकिन उससे पहले अगर पिछली यात्रा की बात करें, कल की ही बात करें, तो उन्होंने देसी और बांग्लादेशी मुसलमान कौन है इसकी परिभाषा दी। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री कटिहार पहुंचे, जहां गिरिराज सिंह के साथ पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और MLC अशोक अग्रवाल भी साथ नजर आए। कटिहार में गिरिराज सिंह एक बार फिर हिंदुओं को बटोगे तो खटोगे वाला संदेश दिया। यहाँ शरिया कानून स्थापित है। स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होती है। लोग बटे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ बटोगे तो कटो। कटिहार की गिनती बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों में होती है। ऐसे में गिरिराज सिंह एक और हिंदुओं को एकता का संदेश दे रहे हैं, तो देसी बनाम बांग्लादेशी मुस्लिम की परिभाषा भी गढ़ रहे हैं। यहाँ असली और नकली 2 मुसलमान हैं। एक असली हैं देसी, जो 71 के पहले वाले हैं, और 71 के बाद वालों की भीड़ आई है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा 22 अक्टूबर को किशनगंज में समाप्त होगी। और देखिए उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई, उस पूरे मामले पर एक्शन का दौर, जहां 23 घरों को चिन्हित करके PWD ने नोटिस लगाया, उसे अवैध या कागजात दाखिल करने के लिए वक्त दिया गया। लेकिन उससे पहले तस्वीरें जो आई बहराइच से वो ये है कि लोग खुद ही अपना घर अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। बहराइच के महाराजगंज में तस्वीर आम है। लोग खुद अपना घर तोड़ रहे हैं, दुकानें खाली हो रही हैं, सामान दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। 23 घरों पर PWD का नोटिस चस्पा होने के बाद इलाके में हड़कंप है। लोग खुद ही अपना मकान दुकान खाली कर रहे हैं। तो ये पहले जो PWD वाले का था तो यहाँ से निशान लग के गया था। अभी इस बार क्या हो रहा है ये हमको हिंसा की मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के वकील कलीम हाशमी का आरोप है कि जानबूझकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामला पेंडिंग होते हुए उस भवन को तोड़ना चाहते हैं, गैरकानूनी काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों के घर पर नोटिस चस्पा किया गया। PWD की कार्रवाई की जद में कई हिंदू परिवार भी हैं। पिताजी ने जो ये खेत था तब ये घर बनाए थे। आज जो है अब बता रहे हैं 60 फीट तोड़ा जाएगा। इसके पहले जब रोड मानक लिए थे तो 30 फीट लिए थे, तो हमारा मानक से बाहर पड़ रहा था, कोई निशान भी नहीं लगा। अब इधर पश्चिम में कुल विवादित हो रही है। हम भी तो हिंदू हैं, हमारी कौन गलती है। आइए अब दिल्ली की बात करते हैं। हवा यानी AQI इंडेक्स वो इंडिकेट कर रहा है जहरीले स्तर पर है हवा की गुणवत्ता। दूसरी तरफ जो यमुना में झाग की तस्वीरें, जिस तरीके का जहरीला झाग बढ़ते जा रहा है,
उससे छठ के जो व्रती हैं उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि यमुना भी और उसका पानी भी इतना पॉल्यूटेड कैसे। दिवाली और छठ त्योहार से पहले दिल्ली की ये दो तस्वीरें डराने के लिए काफी हैं। जहां देखो वहां दूर दूर तक यमुना में झाग की मोटी चादर है और नीचे काला पानी जो दिनों दिन जहर बनता जा रहा है। नवंबर आने वाला है। दिल्ली के कई इलाकों में हर साल की तरह इस बार भी AQI 400 के पार चला गया है, जबकि सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाकों में हर साल की तरह इस बार भी आनंद विहार, बुराड़ी, द्वारका, जागीरपुरी, मुंडका, नरेला और रोहिणी जैसे इलाके हैं। दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ता प्रदूषण दिल्ली वासियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। मैं आपको सुबह तस्वीरें दिखा रही हूँ, तो जरा मेरे सामने इंडिया गेट की तस्वीरें देखिए। आपको एक हल्की धुंध की जो चादर है वो आसमान में नजर आएगी और दरअसल ये कोहरा नहीं बल्कि ये प्रदूषण का एक लेयर है जो साफ साफ देखा जा सकता है। दिल्ली में पटाखों की खरीद और बिक्री पर रोक लगी है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली का ये फसाना हर साल का है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर रोक है, बावजूद उसके खुलेआम पराली जलाई जा रही है, जिससे दिल्ली की हवा दमघोटू बन गई है। चलिए अब नमस्ते भारत में खबर दिखाएंगे आपको दिल्ली से। दिल्ली में आज हाफ मैराथन चल रहा है। इसमें लगभग 36,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। हाफ मैराथन में ओपन और एलीट कैटेगरी की 3 तरह की अलग अलग रेस होंगी। एलीट कैटेगरी की जो मुख्य हाफ मैराथन है वो ओपन हाफ मैराथन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर के वही खत्म हो जाएगी। तो वहीं 10 किलोमीटर वाला जो ओपन मैराथन है वो नई दिल्ली में कनॉट प्लेस से सटे संसद मार्ग पर शुरू हुई है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली हाफ मैराथन जारी है और तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर की, और समापन की तरफ जो तमाम खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। आपको बता दें इस सूची में जो खिलाड़ी शामिल हैं 36,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, और इस सूची में ऐसे भी कई सारे एलीट एथलेटिक्स शामिल हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर अपनी लगातार प्रतिभा को साबित किया है और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उनको देखते हुए आसपास आपको कई सारे एलीट पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ जो आम पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी नज़र आएंगे और लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं अपने जीत की ओर। इस पूरी मैराथन में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें मुकाबला किसके बीच कड़ा है। आपको बताएं कि युगांडा के जो जोशुआ चेप्टोगी हैं उनका 2 बार उन्हें गोल्ड मेडल मिला है और 2 बार के वो स्वर्ण पदक के विजेता हैं, और उनका सामना जो है वो इथियोपिया के 2 बार के 5000 मीटर चैंपियन मुख्तार एड्रिस से होगा। कहीं ना कहीं मुकाबला बहुत कड़ा माना जा रहा है और दोनों ही खिलाड़ी हमें सबसे पहले इस रेस में आते हुए दिखाई दिए हैं। देश की राजधानी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का जो बोर्ड है वो आपको इस वक्त लगा हुआ दिखाई देगा। जो शुरुआत है वो इसी जगह से हुई है और समापन की तरफ भी अब ये पूरी रेस यानी कि हाफ मैराथन आगे बढ़ रही है। करीबन आपको बताएं कि इसके साथ में जो जीतने की राशि है वो कितनी ज़्यादा है, 2,60,000 से ज़्यादा अमेरिकी डॉलर, जो कि अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो करीबन 2 करोड़ की जो प्राइज़ मनी है वो भी इसके लिए रखी गई है। पुरस्कृत किया जाएगा उस व्यक्ति को और उसको जो कि इसमें जीत कर आता है। इसी के साथ में बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है हाफ मैराथन में। समापन की तरफ ये पूरी जो रेस है वो बढ़ रही है। इसमें तमाम वो सारे खिलाड़ी भी मौजूद हैं एलीट रेस में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित करते रहे हैं। और चलिए वक्त चला है एक बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक्शन में आतिशी सरकार नजर आ रही है। एंटी डस्ट अभियान का निरीक्षण करेंगी मुख्यमंत्री आतिशी। सुबह के 9 बजे का वक्त चुना गया है। आज सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री आतिशी उनके साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आनंद विहार पहुंचेंगे। अब आनंद विहार आप सोच रहे होंगे किस लिए। आनंद विहार ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा AQI का जो लेवल है वो दूषित पाया जाता है और इसीलिए इस इलाके को चुना गया है ताकि एक्चुअल इनको रेट पता चले कि आनंद विहार में और जिस जो मापदंड है उसके इर्द गिर्द कितना फर्क है। और इसी खबर पर हमारे साथ दीपक रावत भी जुड़ गए। जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, आज मुख्यमंत्री आतिशी ने चुना है, आनंद विहार जाने का फैसला किया है, साथ ही उनके साथ पर्यावरण मंत्री भी होंगे गोपाल राय। कल गोपाल राय ने एक बड़ी बैठक भी की थी। लगातार वो बयान भी दे रहे हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रदूषण को कंट्रोल करें। फिलहाल क्योंकि मुख्यमंत्री साथ जा रही हैं तो क्या अपडेट है और क्या आज कोई बड़ी कार्यवाही की जाएगी?
जी देखिए, लगातार पर्यावरण मंत्री जो दिल्ली के हैं गोपाल राय, वो इसी तरीके से सरप्राइज इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि कहाँ पर धूल जो है बहुत ज़्यादा उड़ती है, क्या कंस्ट्रक्शन साइट्स हो या जहाँ सड़क निर्माण हो रहा हो वहाँ पर सारे मेजर्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। इस बात का निरीक्षण अधिकारी भी कर रहे हैं और मंत्री भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर वो खुद भी उतरेंगे अधिकारियों के साथ। अगर लग रहा होगा कि वहाँ पर चीज़ें फॉलो नहीं हो रही है, नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और आनंद विहार, जैसा कि आपने खुद कहा कि आनंद विहार ऐसी जगह जहाँ पर AQI लेवल हमेशा ज़्यादा होता है, हॉटस्पॉट माना जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि तमाम नियमों के का पालन किया जा रहा हो, वहाँ पर डस्ट ना हो, ज़्यादा उड़ रही हो, क्योंकि वहाँ पर बस अड्डा भी है और बाहर से भी बसें आती हैं, डीजल ऑपरेटेड बसें भी आती हैं, उनको भी रोकने की कोशिश की जाएगी। तो माना ये जा रहा है कि आतिशी और गोपाल राय कुछ इन्हीं चीज़ों का निरीक्षण करेंगे। कुछ गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं तो अधिकारियों को उन्हें ठीक करने के निर्देश दूसरी जगह पर दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संवाददाता दीपक, इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा इतनी प्रदूषित है कि इस वक्त जो दिल्ली वाले हैं उनका दम घुट रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।